जुम्मे में गया उद्यान। हेलो। 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 आवाज आ रही है क्या सर? हम्म। आवाज आ रही है? उद्यान वो सत्संग में गया है रामदेव जी के। चलो कोई बात नहीं, आप अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है रात को लगा दूंगा। उससे थोड़ा सर कम हो गया था। और चलो कोई बात नहीं, अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले पिछली क्लास में अपने ओम्स लॉ तक कर लिया था कंप्लीट। ओम्स लॉ क्या होता है और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है ना। आज अपने क्या करते हैं, ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे भी, ठीक है। माइक बंद रखना सारे अपना अपना। अपने को देखना है ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। तो देखो ध्यान दो भी, कौन सी इक्वेशन से इसको अपने स्टार्ट करना है। मेनली जो ओम्स लॉ होता है वो अपने को पता है कि किसी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और उस पर आरोपित होने वाले विभवांतर के बीच में संबंध को स्थापित करता है। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा का इक्वेशन अपने लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, इसका इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। इस इक्वेशन में एन होता है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए होता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और वी डी होता है चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका औसत अपवहन वेग। यहाँ से अपने इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने सब जानते हैं कि जो औसत अपवहन वेग होता है उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टो इसके इक्वल होती है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा अपने पास आई इज इक्वल टू एन ई ए, और वी डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टो। ये इक्वेशन बन गया अपना। यहाँ से यदि अपने मल्टीप्लाई करें इन टर्म्स को तो एन ई स्क्वेयर हो जाएगा, ए कैपिटल ई तो डिवाइड बाय एम। अब यहाँ पे अपने एक चेंज करेंगे भी, क्या चेंज करेंगे, अपने जानते हैं कि यदि इस प्रकार से अपने पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर अपने जो विभवांतर आरोपित किया है उस विभवांतर की जो वैल्यू है वो आप मान लो v है। विभवांतर की जो वैल्यू है वो v है, और इस चालक की जो लंबाई है वो लंबाई आप मान लो कितनी, स्मॉल l है। तो आप सब जानते हो कि इस चालक के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस चालक के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज अपॉन लेंथ के बराबर होगी। तो यदि अपने इस इक्वेशन को आई के फॉर्मूले में रख दें तो क्या टर्म बनेंगे, देखो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टो और डिवाइड बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास वी बाई एल। वी बाई एल। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ से वोल्टेज को एक तरफ कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे अपने सारे को इसको। तो ये बन जाएगा एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर ए टो, और इन टू में जो आएगा इसके साथ आ जाएगा करंट आई। अब ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल एल
कैपिटल ए और टो, स्मॉल एल, कैपिटल ए एंड टो, ये जो है ये तीनों की तीनों चालक के भौतिक प्राचल कहलाएंगे। यानी ये चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं एक तरीके से, ये है चालक की भौतिक अवस्थाएं। मतलब ये चेंज हो सकती हैं, लंबाई चेंज हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है। इसी प्रकार से यदि अपने तापमान के अंदर थोड़ा चेंज कर दें तो उसके जो औसत विश्रांति काल की वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है। तो ये सब चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं। अब यदि अपने ये मान लें कि इस चालक की सब भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, सब भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, मतलब ये चेंज नहीं हो रही, फिक्स हैं, तो उस केस के अंदर आप देखोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यदि अपने एल को, ए को और टो को यदि अपने फिक्स कर दें तो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये कांस्टेंट बन जाएगा। और यदि ये कांस्टेंट बन जाएगा तो उस केस में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, आई के। तो अपने कुल मिला के ये स्टेटमेंट बन गया कि यदि इस चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा आपस में क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। और यही अपने पास ओम्स लॉ कहलाता है। यहाँ पे इसका हो गया अपने पास प्रूफ। अब यदि अपने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो अपने को पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा कैपिटल आर। और ये जो कैपिटल आर होता है, इस कैपिटल आर को क्या कहते हैं अपने, इसको कहते हैं चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसको ले लें इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लें अपने, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर दें। इनकी तुलना करने से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर आता है। देखो दोनों को कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू जो है वो मिलेगी अपने को एन ई स्क्वेयर ए। तो ये अपने पास आर की वैल्यू आएगी किसी एक चालक के लिए। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को क्या इंपॉर्टेंट जानकारियां प्रदान कर रहा है वो देखो आप। ये फॉर्मूला अपने को बता रहा है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बेसिकली तीन कारकों पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रतिरोध जो है वो कितने कारकों पे डिपेंड करता है, तीन कारकों पर। सबसे पहले जो अपने लिखेंगे वो लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर वो है इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने इसको चेक कर सकते हैं आराम से। आर के साथ एल का रिलेशन समानुपातिक होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से यदि अपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा दें, मतलब मोटाई को बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से एक तीसरा अपने पैरामीटर होता है रेजिस्टेंस, जो है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल आता है। ये अपने अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, इन सब के लिए अपने ये टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है वो एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इसमें ये लेके चलें कि आर जो है वो एल के समानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि इन दोनों इक्वेशंस को अपने क्या कर दें, कंबाइन कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को यदि कंबाइन कर दें तो जो आर आएगा, आर ये समानुपाती आएगा अपने एल बटा ए के। और समानुपातिक नियतांक हटाओगे तो आर बराबर कांस्टेंट लेके आओगे रो, कांस्टेंट लेके आओगे रो। ये अपने पास एक आर का अनदर फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो इस फॉर्मूले में जो आपको ये रो दिखाई दे रहा है, रो, इस रो को कहते हैं चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता।
या इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। चालक की प्रतिरोधकता या इसको क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसको डिफाइन देखो कैसे करते हैं अपने अपने इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि अपने मान लें यदि चालक की लंबाई यदि चालक की लंबाई L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए वो 1 मीटर स्क्वायर है। ये दो कंडीशन मान लें आप। आपके पास इस प्रकार से एक चालक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने पास आर आएगा, आर वो बराबर हो जाएगा किसके, रो के। इक्वेशन थर्ड से अपने इसको देख सकते हैं अभी, एल और ए की वैल्यू को एक कर दें तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रो के बराबर आ जाएगी। मतलब यदि अपने पास एक ऐसा चालक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो वैसे चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं उसको, प्रतिरोधकता। यदि अपने क्या करें, इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रतिरोधकता बनाने के लिए क्या करोगे, आर के फॉर्मूले में जो एल और ए है उसको अपने क्या करना है, इकाई करना है। तो आप चेक करो पिछली स्लाइड में आर का जो फॉर्मूला आया था अपने पास ये था ml/n e² टो। तो एल और ए की वैल्यू को 1 कर दो तो रो का एक दूसरा फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा अपने पास, m/n e² एंड टो। ये फॉर्मूला इसका एक और तैयार हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता की जो परिभाषा वो तो अपने इस समीकरण 3 के अकॉर्डिंग अपने देते हैं। देखो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, ऐसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता कहलाएगी। अब अपने को प्रतिरोधकता का सूत्र भी चाहिए था, तो हमने क्या किया, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला इसके अंदर एल और ए की वैल्यू को एक कर दिया तो अपने पास फॉर्मूला तैयार हो गया m/n e² टो। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अपने को एक इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है, देखो आप, प्रतिरोधकता का जो मान है, प्रतिरोधकता का जो मान होता है, प्रतिरोधकता चालक की विमाओं पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता चालक की विमाओं पर निर्भर नहीं करती। विमाओं पर निर्भर नहीं करती। विमाओं का अर्थ होता है ना तो लंबाई पे डिपेंड करेगी और ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है, देखो डिपेंड एक तो कर रही है ये टेम्परेचर पर, डिपेंडेंसीज की निर्भरता इसकी किस किस पे है, देखो नंबर एक डिपेंडेंसी इसकी होती है टेम्परेचर पर, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी तापमान को डिनोट कर रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया प्रतिरोधकता के ऊपर तापमान का जो इफेक्ट होता है वो अपने एक सेपरेट टॉपिक के अंदर देखेंगे। अपने आप में ये एक कंप्लीट टॉपिक है। तो फिलहाल हम इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं कि जो प्रतिरोधकता है वो तापमान पर ही भी डिपेंड करती है। और दूसरा जो है ये प्रतिरोधकता स्मॉल एन, स्मॉल एन स्मॉल एन मतलब क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व पर डिपेंड करती है। और आपको पता है कि प्रत्येक धातु के लिए एन डिफरेंट होता है।
प्रत्येक धातु अथवा पदार्थ के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए n डिफरेंट होता है, n डिफरेंट होता है। तो अब आप सोचोगे, यदि प्रत्येक पदार्थ के लिए n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या प्रत्येक पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता का मान जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अपने यहाँ पे एक स्पेशल नोट लगा के इसको लिख सकते हैं, स्पेशल नोट लगा के इस बात को लिखी जा सकती है, इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या नोट लिखेंगे अपने, कि प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रतिरोधकता का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए डिफरेंट होता है, प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या, एक बार थोड़ा फीडबैक दे दो यार। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद इसी स्लाइड में अपने इसके एस आई मात्रक की और बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक। तो इसका एस आई मात्रक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। फॉर्मूला समीकरण नंबर इसका 3 देखोगे, समीकरण 3 से यदि अपने इसकी वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल, समीकरण 3 से। और आपको पता है कि आर का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, एरिया का जो मेजरमेंट है ये मीटर स्क्वायर में किया जाता है, और लेंथ को मीटर में मापा जाता है। 1 मीटर से मीटर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो जो यूनिट अपने पास आएगा वो आ जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये बन गया अपने पास इसका एस आई माप। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है, यहाँ तक की बात अपने क्लियर करते हैं, इसको निष्कर्ष तक लेके जाते हैं। देखो, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध, इसका मान तो चालक की विमाओं पर डिपेंड करता है, मतलब लंबाई पर भी डिपेंड करेगा और एरिया पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर वाला एक अलग मैटर है, उसको अपने अगले टॉपिक में देखेंगे। तो मतलब यदि लंबाई और मोटाई चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ से हमने एक और गुण को डिफाइन किया जिसको अपने क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। होता क्या है प्रतिरोधकता, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। हमने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले से अपने को एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक की विमाओं पर डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूले में ना तो एल आ रहा है और ना ही कैपिटल ए आ रहा है, इसका मतलब एल पर भी डिपेंडेंट नहीं है और ए पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट किस पर है, 1 नंबर डिपेंडेंसी इसकी जो है वो है टेम्परेचर के ऊपर। ये अपने अलग टॉपिक में देखने वाले हैं। दूसरी जो डिपेंडेंस इसकी अपने को दिखाई दे रही है वो दूसरी डिपेंडेंस है इसकी एन, स्मॉल एन। और ये स्मॉल एन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। और प्रत्येक पदार्थ के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए हमने एक स्पेशल नोट के अंदर लिखा कि प्रत्येक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आती है। ठीक है, और एस आई मात्रक इसका बन जाएगा ओम इंटू मीटर। अब इसके आधार पर अपने छोटे छोटे दो गुणधर्म और हैं, उनको भी अपने डिफाइन कर देते हैं। किसी चालक के लिए प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चालक के लिए प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है, चालकता जिसको इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं, उसकी चालकता कहलाती है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो चालकता का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे,
जो अपने पास प्रतिरोधकता है उसको उल्टा कर दो, तो चालकता बन जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब रो का फॉर्मूला आपने पिछली स्लाइड में देखा है, ये रहा रो का फॉर्मूला, m/n e² टो। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा n e² टो, और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा m। ये बन जाएगा चालकता का सूत्र। अब आपको पता है कि जो प्रतिरोधकता होती है ये भी एक पदार्थ का गुणधर्म है, मतलब केवल पदार्थ पर डिपेंड करती है, चालक की विमाओं पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए अपने ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा का मान भी विमाओं पर डिपेंड नहीं करता। सिग्मा का मान भी विमाओं पर निर्भर नहीं करता, विमाओं पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद में यदि अपने इसका मात्रक निकालना चाहें, तो जो आपको मात्रक प्रतिरोधकता का मालूम है उसको उल्टा कर दें आप, एस आई मात्रक, एस आई मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स जो होता है, ओम इनवर्स, इसको महो भी लिखा जा सकता है। ओम इनवर्स को महो लिखा जा सकता है, महो मीटर इनवर्स, और इसको अपने साइमन भी लिख सकते हैं। साइमन मीटर इनवर्स, तो इन तीनों में से कुछ भी लिखें आप, ये बन जाता है अपने पास कंडक्टिविटी का एस आई मात्रक। उसके बाद में एक छोटी सी टर्म अपने और डिफाइन कर देते हैं, चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। चालकत्व, चालकत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने, इसको कैपिटल जी से डिफाइन किया जाता है, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी बन जाएगा अपने पास 1/आर, आर को उल्टा कर दीजिए, ये बन जाएगा n e² ए टो डिवाइड बाय एम। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। आपको पता है आर जो होता है, आर वो चालक की विमाओं पर डिपेंड करता है, तो जी का मान भी चालक की विमाओं पर डिपेंड करेगा। इसका मान विमाओं पर निर्भर करता है, विमाओं पर निर्भर करता है, विमाओं पर निर्भर करता है। इसका एस आई मात्रक निकालो, एस आई मात्रक, तो जो मात्रक आपको ओम इसका रेजिस्टेंस का पता है उसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इसको आप लोग जब उल्टा करोगे तो इसको लिखोगे ओम इनवर्स। अभी आपको बताया ओम इनवर्स को महो भी लिखा जा सकता है और साइमन भी लिखा जा सकता है, साइमन। ठीक है जी, तो ये अपने पास एक चालक के जो महत्वपूर्ण प्राचल होते हैं वो सारे के सारे अपने डिफाइन कर दिए। तो 4 प्रकार के पैरामीटर होते हैं जो चालक से संबंधित होते हैं। एक तो होता है प्रतिरोध, दूसरा होता है प्रतिरोधकता, तीसरा पैरामीटर जो होता है वो होता है चालकता, और चौथा होता है चालकता। इनमें से प्रतिरोधकता और चालकता
दो ऐसे गुण हैं चालक के जो केवल और केवल उसके पदार्थ पर डिपेंड करते हैं, उसकी विमाओं पर डिपेंड नहीं करते, जबकि प्रतिरोध और चालकत्व जो है वो उसकी विमाओं पर डिपेंड करते हैं। आगे बात को करें अपने, यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, एक आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। सारों का जो ध्यान है वो स्लाइड पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। दो कॉन्सेप्ट इसमें अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला तो अपने लिखेंगे कटिंग ऑफ वायर। ठीक है, अपने पास एक कंडक्टर वायर होगा, उसको अपने कट करना है, अलग अलग तरीके से उसको कट करना है, और कट करने के बाद उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो अपने इसमें केस फर्स्ट लेते हैं कि अपने पास इस प्रकार से एक कंडक्टर वायर है, ये अपने केस फर्स्ट इसका कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडक्टर वायर अपने पास है, इस वायर का जो लेंथ है, लेंथ, लंबाई इसकी, वो अपने मान लेते हैं स्मॉल एल। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं कैपिटल ए, और इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मान लेते हैं अपने कैपिटल आर। अब अपने क्या करते हैं, अपने इस वायर को दो भागों में काट देते हैं, और काटते किस प्रकार से हैं इसको अपने, वर्टिकली, इसको वर्टिकली काट देते हैं अपने। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ये लो, इसको ऊर्ध्वाधर यहाँ से दो भागों में अपने क्या करना है, कट करना है। यहाँ से इस वायर को कट कर दो। अब यदि इस वायर को यहाँ से कट कर दोगे तो ये वायर आपको पता है कि दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दो सेक्शन हो जाएंगे इसके। पहला पार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, और ये बन जाएगा इसका दूसरा पार्ट। हमने इसको इस प्रकार से काटा है कि जो इसकी लंबाई है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। पहले इसकी जो लंबाई है वो कैपिटल एल थी, काटने के बाद जो पहला टुकड़ा है इसकी लंबाई होगी एल बटा दो, दूसरे टुकड़े की भी लंबाई कितनी होगी, एल बटा दो। क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, एक बार मेरे को आप माइक ऑन करके बताएंगे। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। हाँ हाँ, नहीं आएगा अभी, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला देखो क्या होता है अभी। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम ही रहेगा, इस टुकड़े का भी कितना रहेगा, ए, और इस पहले वाले टुकड़े का भी कितना रहेगा, ए। मान लेते हैं अपने पहले वाले टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है ये हो जाता है R1, और इसकी वैल्यू हो जाती है अपने पास R2। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है अपने, अपने को मालूम है, क्या मालूम है अपने को कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो रो एल डिवाइड बाय ए के बराबर होती है, रो एल डिवाइड बाय ए। अब हमने वायर को कट किया है, कट करने से उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज होता नहीं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज होता नहीं। तो कट करने से ए की वैल्यू कांस्टेंट अपने को मिलती है, ए में कोई परिवर्तन नहीं आता। और रो आपको पता है, रो वैसे भी आपके पास पदार्थ का गुण होता है। यहाँ पे जो वायर हमने जो मटेरियल यूज किया है इस वायर में, वही मटेरियल आगे दोनों वायर में है। तो मटेरियल सेम होने के कारण रो की वैल्यू भी आपको क्या प्राप्त होगी, कांस्टेंट प्राप्त होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल की। मतलब जो इफेक्ट एल के ऊपर पड़ेगा, सेम वही इफेक्ट आपका जो है वो आर के ऊपर पड़ेगा। सेम वही इफेक्ट किस पर पड़ेगा, आर पर। तो यदि मैं
R1 की वैल्यू आपसे पूछूं कितनी होगी, R1 की वैल्यू, तो कितनी बताओगे? इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मेरे को बता दो R1 कितना आएगा। R1 की वैल्यू, हाँ, R/2। इसी प्रकार से जो अपने पास R2 आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, R/2 आ जाएगी। पहला तो अपने ये हो गया, देखो ये वायर की होगी कटिंग, वायर की कटिंग होगी कौन सी, वर्टिकल। हमने ऊर्ध्वाधर रूप से इस वायर को क्या किया है, काटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो केस सेकंड अपने कंसीडर करते हैं, केस सेकंड। सेम वही वायर अपने ले लेते हैं अभी, सेम वही वायर इस प्रकार से, ठीक है। इसकी लंबाई L मान लेते हैं, इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध अपने मान लेते हैं कितना, कैपिटल R, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो इसका है वो कैपिटल A के बराबर है। अब इस बार इस वायर को हमने वर्टिकल काटने की बजाय इसको हॉरिजॉन्टल काटना है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसको क्षैतिज रूप से दो भागों में डिवाइड कर दो ऐसे, इस प्रकार से इसको क्षैतिज रूप से दो भागों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ से इस वायर को कट कर देना है अपने, ठीक है। अब यदि इस प्रकार से आप वायर को कट करोगे तो इसके इस प्रकार से दो सेक्शन अपने को प्राप्त हो जाएंगे। एक तो ये ऊपर वाला भाग अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और एक इस प्रकार से ये नीचे वाले पार्ट की अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बना दिया, आप इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है। क्या इस केस में लेंथ में कोई परिवर्तन आएगा क्या, लेंथ में कोई परिवर्तन आएगा बताओ, लंबाई में, लंबाई में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, ठीक है। लंबाई इसकी भी L रहेगी और इसकी भी कितनी रहेगी, L रहेगी। प्रतिरोध मान लेते हैं इसका है R1 और दूसरे टुकड़े का कितना, R2। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा आधा हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसको बीच में से काट रहे हैं, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी A/2 और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, A/2। बाकी सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहे। तो दोबारा फिर से यदि अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं तो आर की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है ρL/A के बराबर होती है। तो यहाँ से यदि मैं रो और एल इन दोनों को कांस्टेंट कर देता हूँ, जो कि इस केस में अपने दिखाई दे रहा है, रो व एल ये दोनों इस केस में कांस्टेंट हैं। रो तो करके कांस्टेंट है क्योंकि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, सेम उसी वायर को काट रहे हैं दो भागों में। और एल इसलिए चेंज है कि हम लोग इसको क्षैतिज रूप से काट रहे हैं। तो यदि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो आर जो होगा, आर ये ए के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ए के व्युत्क्रमानुपाती होने का अर्थ है कि जो आप ए में परिवर्तन करोगे उससे उल्टा परिवर्तन किसके साथ होगा, आर के साथ होगा। तो अपने देखो भी ये जो ए है, ए आंसर आया है एक, हाँ ठीक है अजय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या है अपने पास, अपने पास आंसर आया कि हमने एरिया को आधा कर दिया अभी, ठीक है, एरिया को क्या कर दिया, आधा कर दिया। एरिया आधा करोगे तो आपको जो एक भाग का रेजिस्टेंस है वो आपको डबल मिलेगा, ठीक है। तो जो R1 है उसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 2R के बराबर आएगी, और R2 की जो वैल्यू है वो भी किसके बराबर आ जाएगी, 2R के बराबर आ जाएगी, डबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपना वायर से रिलेटेड जो है वो पहला कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वायर की कटिंग को चेक किया। वायर की कटिंग जो होती है वो दो प्रकार से की जा सकती है। पहला जो तरीका होता है वो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में इसको काटना, और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको काट देना, ठीक है। दोनों केसेस आपके सामने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो,
स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है तार में खिंचाव। तार में खिंचाव, खींचना है तार को अपने, उसको स्ट्रेच करना कहते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास एक वायर है, इस प्रकार से अपने पास एक वायर है। इस वायर की जो लेंथ है वो L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका कैपिटल A है, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मान लो आप R, और जिस मटेरियल का ये जो वायर है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप मान लें किसके बराबर, रो के बराबर। अब आप इस वायर को क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें। स्ट्रेच करने का मतलब इसको खींचना है अपने लंबाई की दिशा में, और इसको जब खींचेंगे तो आपको पता लगे ये वायर जो है, ये वायर थोड़ा पतला हो जाएगा, इस प्रकार से थिन हो जाएगा, और लेंथ जो इसकी है वो बढ़ जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L से चेंज होकर के L डैश हो जाती है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A से चेंज होके A डैश हो जाता है। क्या इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है। रेजिस्टेंस चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसकी जो विमाएं हैं वो परिवर्तित हो रही है, लंबाई परिवर्तित हो रही है, एरिया परिवर्तित हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो अपने पास इस केस में मान लो R डैश के बराबर अपने को प्राप्त हो रही है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है सभी को? सिचुएशन समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो केस फर्स्ट में खींचने से पहले, स्ट्रेच करने से पहले इसका रेजिस्टेंस कितना है उसकी वैल्यू को नोट कर देते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो अपने पास आएगी कितनी, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसके दूसरे केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। दूसरे केस में इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा अपने पास R डैश इज इक्वल टू रो L डैश डिवाइड बाय A डैश, L डैश डिवाइड बाय A डैश, L डैश डिवाइड बाय A डैश। इसको आप लोग मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने को L डैश की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है कि आप जो इसकी स्ट्रेचिंग कर रहे हो, उसकी स्ट्रेचिंग करके वायर की जो लंबाई है वो कितने गुना इंक्रीज कर रहे हो, ये क्वेश्चन में अपने को गिवन होता है। अब यदि L डैश की वैल्यू अपने को गिवन है कि कितने गुना आपने इसको बढ़ा दिया लंबाई को, तो उससे अपने A डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया आपने, लेट वायर की लंबाई, वायर की लंबाई n गुना बढ़ा दी अपने, n गुना बढ़ा दी, मतलब जो आपके पास L डैश है उसकी वैल्यू जो है वो n गुना L के बराबर है, n गुना L के बराबर है। ये अपने पास L डैश प्राप्त हो गया अपने को। इसी प्रकार से A डैश निकालना है, और A डैश निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अपने लगाते हैं, ध्यान दो। अपने पास वायर का जो आयतन है, आयतन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको पता है आयतन क्या होता है? आयतन होता है किसी भी पदार्थ के द्वारा स्पेस में घेरा गया जो कुल स्थान होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, उसको आयतन कहते हैं। और आयतन कभी भी चेंज नहीं होता अभी।
इसको आप छोटा कर दो, बड़ा कर दो, लंबा कर दो, बौना कर दो, जैसा मर्जी बना दो इसको आप लोग। ये पूरे के पूरे 3D स्पेस में जितना स्थान पहले घेर रहा था उतना ही स्थान बाद में भी घेरेगा। इसलिए आयतन की वैल्यू जो होती है वो प्रत्येक मटेरियल की हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस फैक्ट को यूज करेंगे अपने, और इस फैक्ट को यूज करके ए डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इस फैक्ट को इस्तेमाल करके ए डैश निकाल लेंगे। देखो कि आयतन कांस्टेंट होने का मतलब है कि प्रारंभिक आयतन ए इंटू एल बराबर होगा अंतिम आयतन, मतलब ए डैश इंटू एल डैश। एल डैश की वैल्यू अपने पास गिवन है, ए एल बराबर ए डैश, और एल डैश देखो आपने प्रीवियस इक्वेशन में, ये देखो एल डैश कितना निकाला, एन इंटू एल, एन इंटू एल। तो एल से एल तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां से आपके पास जो ए डैश आएगा, ए डैश, इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी ए बटा एन। मतलब यदि आप लोग लंबाई को एन गुना बढ़ा रहे हो तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो एन गुना डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा एन गुना। अब पहुंचते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 पे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एल डैश व ए डैश के मान रख दो आप। एल डैश व ए डैश के मान रखने पर ये दोनों मान यदि आप रख दोगे तो अपने पास आर डैश की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सेकंड से। आर डैश जो है वो अपने पास है रो एल डैश। एल डैश की वैल्यू होगी एन इंटू एल, और बटा में ए डैश, ए डैश की वैल्यू होगी ए बटा एन। एन जो है वो ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर डैश बराबर एन को एन से मल्टीप्लाई होके हो गया एन स्क्वेयर, और बचेगा रो एल बटा ए। और बाय इक्वेशन फर्स्ट ये जो रो एल बाय ए है, रो एल बाय ए, ये आर की वैल्यू है। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आर डैश जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा एन स्क्वेयर इंटू आर। अब इसमें आर डैश क्या चीज है, इस फॉर्मूले में आर डैश क्या चीज है, आर डैश तो है तार का नया प्रतिरोध, तार का नया प्रतिरोध। और जो आर आपके पास है आर, ये है तार का पुराना प्रतिरोध। तार का पुराना प्रतिरोध मतलब यदि आप किसी तार की लंबाई को एन गुना बढ़ा दोगे, किसी तार की लंबाई को एन गुना बढ़ा दोगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो पहले की तुलना से एन स्क्वेयर गुना बढ़ जाएगा, एन स्क्वेयर गुना बढ़ जाएगा। मतलब अपने पास एक वायर थी इस प्रकार से, और इस वायर को आपने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया अभी, और इतना स्ट्रेच कर दिया कि इसकी जो लंबाई है वो पहले से आपने 2 गुना कर दी। मतलब यदि पहले लंबाई एल थी तो बाद में आपने कितनी कर दी, 2L कर दी, 2 गुना स्ट्रेचिंग कर दी इसमें। तो इसका जो प्रतिरोध होगा दूसरे केस में, नया प्रतिरोध, वो पहले से 4 गुना हो जाएगा। पहले से कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा, ये जो आपने फॉर्मूला अभी निकाला है, इस फॉर्मूले को एज ए ट्रिक आप लोग याद रखेंगे स्ट्रेचिंग के केस में। एज ए ट्रिक इसको याद रखें कि यदि लंबाई में एन गुना वृद्धि की जा रही है तो जो नया प्रतिरोध होगा वो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा पुराने प्रतिरोध का। कितने गुना हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पड़ा? हाँ ना मैं बता दूं कि जल्दी से माइक ऑन करके एक एक करके। यस सर।
आगे समझ रहे आ गया समझ में? ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अपने लेते हैं। इसके बाद अपने इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एंड करेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल है वो कल की क्लास में किए जाएंगे। ठीक है, अपने यहाँ पे इसका समापन करेंगे ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम सदिश रूप में, इसको सदिश रूप कह दो, चाहे इसको सूक्ष्म रूप भी कहा जा सकता है जी। ओम का नियम सदिश रूप या सूक्ष्म रूप में। देखो, जो अपने पास इक्वेशन है ओम्स लॉ का, कौन सा इक्वेशन? V इज इक्वल टू आई आर। ये जो अपने पास है इस इक्वेशन में V जो है, V वोल्टेज, वोल्टेज ये अदिश राशि है। आपको पता है कि वोल्टेज को कैसे परिभाषित करते हैं? इकाई परीक्षण आवेश पर किया गया जो टोटल वर्क होता है, कार्य होता है, उसको विभव या विभवांतर कहते हैं हमें। तो कार्य के रूप में परिभाषित होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। धारा जो है, धारा, ये भी अपने पास जो है ये बेसिकली कौन सी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि। इसलिए ये जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, इसको अपने इस ओम के नियम का अदिश रूप कहा जा सकता है। अदिश रूप कहा जा सकता है। अब यदि अपने इस फॉर्मूले को सदिश रूप में कन्वर्ट करना है तो अपने क्या करना होगा कि एक v को ऐसी समतुल्य राशि के अंदर परिवर्तित करना होगा जो वेक्टर होती है, और i को ऐसी समतुल्य राशि में परिवर्तित करना होगा जो वेक्टर होती है। ठीक है, तो अपन सभी जानते हैं कि i v का जो वेक्टर फॉर्म है, v का जो वेक्टर फॉर्म है वो e होता है। ठीक है, v का जो वेक्टर फॉर्म है वो कौन होता है? e होता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर ये दोनों समतुल्य राशियां होती हैं, एक ही बात है ये दोनों। लेकिन फर्क इतना है कि वोल्टेज जो होती है वो अदिश होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सदिश होती है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो वेक्टर इक्विवेलेंट होता है, विद्युत धारा का जो वेक्टर इक्विवेलेंट होता है, वेक्टर समतुल्य होता है, वो अपने पास होता है जे वेक्टर, जिसको कहते हैं विद्युत धारा घनत्व। ये दोनों सेम ही है, एक ही बात है। फर्क वही है कि धारा अदिश राशि है और जे जो है वो सदिश राशि है। तो अपने अब क्या करेंगे, जो अदिश रूप है v इज इक्वल टू आई आर, उसको ई वेक्टर और जे वेक्टर की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो अपने पास फॉर्मूला आएगा वही अपने पास सदिश रूप इसका कहलाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देखो क्या प्रोसेस अपने को अपनाना है। अपने इक्वेशन लिख लें ओम्स लॉ का, v इज इक्वल टू आई आर। इस इक्वेशन में क्या करो, दोनों ओर चालक की लेंथ L से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको दोनों ओर L से भाग दे दें। दोनों ओर L से यदि भाग दोगे तो ये बन जाएगा V बटा L, और यहाँ पे बन जाएगा अपने पास I बटा L इंटू R। अपन सब जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन लेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, और I बटा L एज इट इज, और R की वैल्यू जो होती है, R की वैल्यू वो अपने पास होती है रो L बटा A के बराबर। यहाँ से आप L से L को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो फर्दर ये सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, I डिवाइड बाय A और इनटू में आ जाएगा रो, और I बाय A यानी करंट ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया, ये जो है ये करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है। तो ये फॉर्मूला अपने पास बन गया E इज इक्वल टू रो जे। E के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो हमने अपना टास्क पूरा कर दिया। हमें एटलीस्ट यही करना था कि हमें V बराबर आई आर को ऐसे रूप में कन्वर्ट करना था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और करंट डेंसिटी आ जाए। तो ये जो अपने पास है, ये ओम के नियम का कौन सा रूप तैयार हो गया अपना? सदिश रूप तैयार हो गया। सदिश रूप तैयार हो गया। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस रो को P के डिवाइड में ले जाओ, तो जो J वेक्टर आएगा वो बन जाएगा अपने पास E वेक्टर डिवाइड बाय रो। और 1/रो जो होता है वो आपको पता है कंडक्टिविटी सिग्मा के बराबर होता है। तो J वेक्टर बराबर बन जाएगा सिग्मा इंटू E वेक्टर। इसको भी अपने क्या कहते हैं? सदिश रूप कहते हैं ओम के नियम का। ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं ओम के नियम के, कौन से रूप कहलाते हैं? सदिश रूप कहलाते हैं। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कल मिलेंगे, उसमें यहाँ तक की जो थ्योरी अपनी कंप्लीट होगी उसके तमाम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए जाएंगे, जो पीछे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या कोई और एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए, वो अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। और परसों से फिर इसका जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा कि प्रतिरोध के ऊपर तापमान का क्या असर पड़ता है, चालक पदार्थ के लिए, अर्धचालक पदार्थ के लिए और कुचालक पदार्थ के लिए। वो अपने आप में एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, उसको अपने अलग लेक्चर के अंदर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।